वह चीज गड्ढे के पास कुछ सेकंड तक खड़ी रही, जैसे सोच रही हो। अचानक उसे जाल समझ आ गया और वह सीधे गड्ढे को घुमाकर सुअर खाने के पास पहुंच गई। भेड़ियों का झुंड भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। यह देखते ही मेरी आंखें फैल गईं। मैंने घबराकर कहा, अब तो हमारे सुअर मारे जाएंगे। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बाहर से मोटे सुअरों की दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई देने लगी। मैं दौड़कर बाहर जाना चाहता था ताकि भेड़ियों को भगा सकूं, लेकिन दादी ने मुझे कसकर पकड़ लिया और बोली, तुम बाहर नहीं जाओगे, तुम्हारी उम्र ज्यादा है और बाहर कम से कम 7 भेड़िए हैं, वे तुम्हें जिंदा फाड़ देंगे। मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर वह चीज थी क्या जो इतनी चालाक थी कि जाल को भी पहचानकर सीधे घुमाकर निकल गई। मुझे समझ आ गया कि अब बस सुबह होने का इंतजार करना होगा और तीसरे चाचा छेदी से पूछना पड़ेगा। पता नहीं कितना वक्त बीत गया। धीरे धीरे सुअरों की चीखें भी बंद हो गईं। मैंने देखा कि भेड़ियों का झुंड लौट गया और वह काला भेड़िया अब भी उस चीज को अपनी पीठ पर लादे हुए था, लेकिन उसके जाने के बाद भी हम बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाए। सुबह होते ही मैंने तीसरे चाचा छेदी को घर बुलाया। इस बार भी भेड़ियों ने हमारे यहाँ एक और मोटा सुअर खा लिया था, सिर्फ हड्डियां बची थी। मैंने घबराकर कहा, तीसरे चाचा, ये भेड़ियों का झुंड बहुत ही अजीब है, जाल तक पहचान लेता है। फिर मैंने उन्हें पूरी बात बताई। दादाजी ने भी कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक काले भेड़िए की पीठ पर कोई चीज बैठी थी। अंधेरे में साफ नहीं दिखा, बस इतना पता था कि वह बहुत ठिगनी थी। वह कूदकर नीचे उतरी, जाल को घुमाया और सीधे सुअर खाने तक चली गई। भेड़िए भी उसके पीछे हो लिए। यह सुनते ही तीसरे चाचा छेदी का चेहरा उड़ गया। वह घबराकर बोले, अनर्थ हो गया। वह बेई है, बेहद चालाक, उसकी अक्ल इंसानों जैसी होती है। अगर भेड़ियों के झुंड में बेई आ गया है तो तुम्हारे घर के सुअर अब नहीं बचेंगे। यह सुनते ही मैं डर गया और गिड़गिड़ाकर बोला, तीसरे चाचा, आप बहुत कुछ जानते हैं, कोई उपाय सोचिए। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, कलुआ, मेरी एक बात मानो, सारे सुअर बेच दो और पैसे लेकर शहर में बस जाओ। मैंने घबराकर कहा, शहर में कैसे जाएं? हम पीढ़ियों से यहीं रहते आए हैं, ऊपर से सर्दियों में सुअर बेचने पर कुछ खास दाम भी नहीं मिलेंगे। तीसरे चाचा, क्या कोई और तरीका नहीं है? वह बोले, एक ही रास्ता है, अगर तुम उस बेई को मार सको। उसकी अक्ल के सामने कितने भी जाल बेकार है। मैंने कांपते हुए पूछा, लेकिन उसे मारा कैसे जाए? तीसरे चाचा कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, बेई को शराब बहुत पसंद होती है, अगर उसे शराब पिला दी जाए तो पकड़ा जा सकता है। आधी रात के बाद चुपचाप गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे देसी शराब रख देना। बेई जरूर आएगा, जब वह नशे में होगा तब तुम उसे पकड़ सकोगे, लेकिन ध्यान रखना वह बहुत चालाक है, जरा भी आहट हुई तो भाग जाएगा। दादाजी ने तीसरे चाचा को धन्यवाद दिया और वे लौट गए। दादाजी ने दादी से घर की देसी शराब निकालने को कहा। दादी घबराकर बोली, बूढ़े, मैंने तो पहली बार इस बेई का नाम सुना है, हमें उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। लोहे का पिंजरा लगाकर सुअर खाना घेर दें, भेड़िए अंदर नहीं आ पाएंगे। दादाजी बोले, अगर वह जाल पहचान सकता है तो लोहे का पिंजरा खोलना भी जानता होगा। तीसरे चाचा की बात मानकर एक बार कोशिश करनी ही होगी। आधी रात को दादाजी 2 बोतल देसी शराब लेकर बाहर चले गए। दादी को चिंता हो रही थी, इसलिए वे भी उनके साथ चली गई। घर में मैं अकेला रह गया। मैं मिट्टी की खाट पर लेटा करवटें बदलता रहा। नींद नहीं आई तो उठकर खिड़की के पास जा बैठा। चांदनी में मैंने देखा कि भेड़ियों का झुंड हमारे घर के सामने से गुजरा और उनके साथ वह बेई भी था, लेकिन वे आंगन में नहीं घुसे, सीधे गांव के बाहर की तरफ भाग गए। यह देखकर मेरा दिल बैठ गया। वह दिशा बहुत खतरनाक थी। दादाजी और दादी दोनों वहीं थे। मैं फौरन खाट से कूदा और आसपास के पड़ोसियों को जगा दिया। किसी ने पूछा, छोटू क्या हुआ? मैंने घबराकर कहा, छेदी काका, मेरे दादाजी दादी गांव के बाहर है, मैंने अभी भेड़ियों को उसी तरफ जाते देखा है।